और वर्ल्ड हेडलाइंस के बाद बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं सुपर प्राइम टाइम की। रूस पर यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट। नेटो पर हमले की तैयारी में रूस। यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया है रूस ने तैयार कर लिया है इसका ब्लूप्रिंट। ये जानकारी भी यूक्रेन को हाथ लग चुकी है और साथ ही 2030 तक रूस नेटो का युद्ध तय है। ये यूक्रेन सीधे तौर पर बता रहा है सत्ता परिवर्तन से भी नहीं रुकने वाला है युद्ध। ये यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा दावा अपने स्टेटमेंट से कर दिया। और इसी के साथ रूस नेटो देशों पर हमला इसलिए कर सकता है क्योंकि नेटो की वजह से ही यूक्रेन युद्ध में 3 साल से बना हुआ है। नेटो की मदद से यूक्रेन ने एक बार फिर से युद्ध में वापसी कर ली है और इस बार नेटो की मदद से यूक्रेन ने कीव में हमले का प्रतिशोध ले लिया है। यूक्रेन ने एक साथ रूस के 8 प्रांतों को दहला दिया है। रिपोर्ट तो यह भी है कि नेटो और यूक्रेन के कमांडर ने एक बार फिर से क्रेमलिन पर हमला करने का प्लान तैयार किया है। यह हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ऑयल रिफाइनरी भस्म हो रही है। हथियार फैक्ट्री लपटों में घिरी है। सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। हथियार गोदाम ध्वस्त हो गए। इमारतें तहस नहस हो गई। विनाश का यह मंजर यूक्रेनी शहर का नहीं है, ये रूसी शहरों की तस्वीर है। रूसी शहरों का यह हश्र तब हुआ जब ज़ेलेंस्की सेना ने कीव दहन का प्रतिशोध लिया। रूसी सेना ने लगातार 3 दिनों तक कीव पर जबरदस्त बमबारी की। इससे भड़की यूक्रेनी फोर्स ने रूस के शहरों को जलाना शुरू कर दिया। यूक्रेन ने रूस में कहां-कहां हमले किए, इन हमलों में पुतिन और उनकी सेना को कितना नुकसान पहुंचा, हम आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे। लेकिन सबसे पहले यूक्रेन ने रूस में इतनी बड़ी तबाही क्यों मचाई, उसकी वजह समझिए। 1 अगस्त 2025 इस दिन लेनिनग्राद में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात हुई। इस मौके पर पुतिन ने जो कुछ कहा उससे साफ हो गया कि हाल फिलहाल युद्ध विराम नहीं होने वाला है। सुना आपने, पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध विराम तभी होगा जब रूस की सभी शर्तें मानी जाएंगी। जब रूस के सभी लक्ष्य पूरे होंगे, उससे पहले सीज फायर की कोई संभावना नहीं है। यह भी साफ है कि रूस की शर्तें ना तो ज़ेलेंस्की मानेंगे, ना ही ट्रंप को स्वीकार होगा। सीज फायर की संभावना खत्म हुई तो यूक्रेन ने रूस में पूरी ताकत से हमले शुरू कर दिए। ज़ेलेंस्की ने रूस में जो ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसके तहत रूस के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को जलाया जा रहा है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नेटो और यूक्रेनी कमांडर ने एक बार फिर से क्रेमलिन पर बड़ा हमला करने का प्लान बनाया है। तो सवाल यही है कि क्या आधी रात क्रेमलिन पर ब्लास्ट होने जा रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि क्रेमलिन पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन के चेरनीहिव से क्रेमलिन 920 किलोमीटर दूर है। यूक्रेनी फोर्स के पास घातक और लॉन्ग रेंज ड्रोन है। यूक्रेन के पास 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम ड्रोन है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रेमलिन यूक्रेनी ड्रोन की रेंज में है। माना जा रहा है कि यूक्रेनी फोर्स चेरनीहिव से क्रेमलिन की तरफ ड्रोन फायर कर सकती है। लीक रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन पर यूक्रेन और नेटो अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी में है। नेटो की मदद से यूक्रेन क्रेमलिन पर पहला हमला 3 मई 2023 को करने में सफल हुआ था। तब यूक्रेनी ड्रोन विस्फोट से क्रेमलिन की इमारत बर्बाद हुई थी, लेकिन इस बार उससे भी बड़े हमले की तैयारी है। माना जा रहा है कि हमला अगले 24 घंटे के अंदर हो सकता है। रूसी सिक्योरिटी एजेंसियों को यह इनपुट मिला तो वो हाई अलर्ट पर हो गई।
क्रेमलिन पर हमले की आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि यूक्रेनी फोर्स अब रूस में 1000 किलोमीटर अंदर तक हमले कर रही है। यूक्रेन ने रूस के समारा प्रांत में 2 शहरों पर हमले किए। यूक्रेन के हमले से समारा के नोवोकोइबेशेवस्क और पेंजा शहर दहल उठे। ये तस्वीर नोवोकोइबेशेवस्क की है। यूक्रेन के ड्रोन विस्फोट से यहां रूस की ऑयल रिफाइनरी जल गई। समारा के पेंजा शहर में एक के बाद एक 8 विस्फोट हुए। यहां भी यूक्रेन के टारगेट पर रूस के ऊर्जा ठिकाने थे। पेंजा में रूस की एक फैक्ट्री भी बर्बाद हो गई। रियाजान में भी यूक्रेन के हमले में रूस की ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई। यूक्रेन ने क्रीमिया में रूसी सेना के ठिकानों को टारगेट किया। सारातोव में ड्रोन विस्फोट से रूसी एयरपोर्ट का एक हिस्सा बर्बाद हो गया। यूक्रेनी फोर्स ने उन शहरों को भी दहला दिया जो यूक्रेनी सीमा के करीब है। लिपिट्स्क में यूक्रेन ने रूस की मिलिट्री एयरफील्ड पर हमले किए। वोरोनिश में रूसी सेना ने पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। तांबोव में यूक्रेन के हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गईं, जबकि बेलगोरोद में विस्फोट की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। सूत्रों के मुताबिक अब यूक्रेन के टारगेट पर क्रेमलिन है। आने वाले वक्त में यूक्रेन क्रेमलिन को दहला सकता है। तो सवाल यही है कि युद्ध में यूक्रेन की वापसी कैसे हुई है, तो अब आप इसे समझिए इस वॉल के जरिए। दरअसल अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई बहाल की। अमेरिका समुद्र के रास्ते यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा था। यूरोपीय देश भी लगातार बारूद भेज रहे थे और साथ ही जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि पूरे जुलाई यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की गई है। यूएस यूरोप की मदद से यूक्रेन की शक्ति को बढ़ाया गया है और यूक्रेन पूरी ताकत से रूस में हमले कर रहा है। सवाल यही है कि रूस के खिलाफ नेटो का असली षड्यंत्र क्या है, अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका और नेटो देशों से हथियार मिले तो ज़ेलेंस्की के हौसले बुलंद हो गए। ज़ेलेंस्की के आदेश पर अब यूक्रेनी फोर्स पूरी ताकत से हमले कर रही है। ये हमले न सिर्फ रूसी धरती पर हो रहे हैं, बल्कि युद्ध के मैदान में भी रूसी सेना को चोट पहुंचाई जा रही है। बाखमुत में यूक्रेन ने रूसी सेना की कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूस के 3 टैंक और 4 सैन्य वाहन को तबाह कर दिया। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने रूस के 2 सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया। एक तरफ यूक्रेन पुतिन सेना को जख्म दे रहा है, तो दूसरी तरफ बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक अगले 24 घंटे के अंदर क्रेमलिन को टारगेट कर सकता है। जाहिर है, अगर क्रेमलिन पर हमला हुआ, अगर पुतिन के गर्व को चोट पहुंची, तो पुतिन पूरे यूरोप के खिलाफ एटमी जंग शुरू कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त डोनेस्क में रूसी सेना को बहुत बड़ी बढ़त मिल गई है। डोनेस्क के कालीनोवो पर रूसी कब्जा हुआ है। जंग में 1250 यूक्रेनी फौजियों की जान जाने की भी खबर आ रही है। ट्रंप की सत्ता वापसी के साथ ही पुतिन और ट्रंप की दोस्ती वाली केमिस्ट्री नजर आने लगी थी, लेकिन अब व्हाइट हाउस ने रूस के खिलाफ एटमी तैनाती कर दी है। दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूक्लियर डेटरेंस यानी परमाणु प्रतिरोधी शक्ति का इस्तेमाल किया, वो भी रूस के खिलाफ। ट्रंप ने कहा कि रूस उनके देश पर खतरा बन चुका है और अमेरिका न्यूक्लियर युद्ध के लिए तैयार है। अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन रूस के आसपास मंडरा रही है और इस खतरे से निपटने के लिए रूस ने भी अपनी न्यूक्लियर पावर्ड नेवी को वॉर रेडी कर दिया है। देखिए अचानक क्यों दोनों देशों के बीच परमाणु जंग छिड़ने के समीकरण बनने लगे हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति ने युद्ध घोषित कर दिया है। साफ कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका परमाणु युद्ध के लिए तैयार है। यूक्रेन में युद्ध विराम कराने की शपथ उठाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब जंग छेड़ने का ऐलान करने लगे हैं। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध विराम से इनकार कर दिया है। ट्रंप की पीस मेकर की छवि दांव पर लगी है। रूस पर किसी तरह का दबाव काम नहीं कर रहा है। इसीलिए ट्रंप ने अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन रूस के करीब तैनात कर दी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लॉन में इस महासंग्राम का ऐलान भी कर दिया है। ट्रंप रूस के जिस पूर्व राष्ट्रपति का हवाला देकर न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती को जायज ठहरा रहे हैं, वो हैं दिमित्री मेदवेदेव, जो वर्तमान में रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन हैं। मेदवेदेव ने अमेरिका को 28 जुलाई को एक चेतावनी जारी की थी। मेदवेदेव ने कहा था कि ट्रंप रूस के साथ 50 और 10 दिन का अल्टीमेटम गेम खेल रहे हैं, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि रूस ईरान या इजराइल नहीं है। ट्रंप के हर अल्टीमेटम से युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। यह युद्ध रूस यूक्रेन के बीच नहीं, बल्कि रूस अमेरिका के बीच छिड़ेगा। मेदवेदेव की इसी धमकी को आधार बनाकर ट्रंप ने अमेरिकी सबमरीन रूस के करीब तैनात कर दी है। लेकिन मेदवेदेव ने यह चेतावनी भी ट्रंप के बयान के बाद ही दी थी। 28 जुलाई को ट्रंप ने रूस को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद मेदवेदेव ने यह शब्द कहे थे। अब ट्रंप ने कहा है कि न्यूक्लियर का जवाब न्यूक्लियर ही होगा। रिपोर्ट यह है कि अमेरिका ने पहली बार ऐलान करते हुए अपनी सबमरीन रूस के पास तैनात कर दी है। इनकी सही लोकेशन रूस को बताई नहीं गई है, लेकिन ये यूरोप के नेटो देशों के आसपास गश्त लगा रही है। और अमेरिका की 2 न्यूक्लियर सबमरीन रूस के आसपास है और ये बेरेंस या नॉर्वेजियन सागर में हो सकती हैं। यहां से पूरा रूस इनकी रेंज में है। ये सबमरीन जरूरत पड़ने पर नेटो देशों के नेवल बेस का प्रयोग कर सकती हैं। रूस ने अमेरिका से इन सबमरीन की डिटेल मांगी थी, लेकिन पूछने पर भी यूएस ने एटमी तैनाती की जानकारी नहीं दी है। इसीलिए दोनों देशों के बीच चरम पर तनाव बरकरार है। स्टार्ट संधि से रूस पहले ही हट चुका है। इससे दोनों देशों के बीच वॉर ड्यूटी पर तैनात परमाणु हथियारों की तयशुदा लिमिट खत्म हो चुकी है। लेकिन बड़ी एटमी तैनाती से पहले उसकी जानकारी दी जाती रही है। इस बार अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है। साल 2018 में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ट्रंप ने परमाणु तैनाती की थी और अब 2025 में रूस के खिलाफ की है। इससे रूस भड़का हुआ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के शांति प्रयास को दिखावा करार दिया है। ट्रंप का नाम लिए बिना यह संदेश उन्हीं के लिए है। बेलारूस दौरे पर गए पुतिन ने अप्रत्यक्ष तौर पर ट्रंप को संदेश जारी कर दिया है। ट्रंप ने 28 जुलाई को कहा था कि वो पुतिन से निराश है। पुतिन ने बेलारूस से मीडिया से वार्ता करते हुए इसका भी जवाब दिया है। पुतिन ने कहा है कि जहां तक किसी से निराश होने का सवाल है, तो सभी निराशाएं ज्यादा उम्मीदों के कारण होती हैं। इसका सीधा मतलब है कि ट्रंप युद्ध विराम की उम्मीद में है। यह ज्यादा बड़ी उम्मीद है। ट्रंप जो चाह रहे हैं वो रूस के हितों के खिलाफ है, यानी युद्ध विराम नहीं किया जाएगा। बेलारूस दौरे पर गए पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस का रुख वही है जो जून 2024 में था, यानी यूक्रेन का निरस्त्रीकरण, पूर्वी यूक्रेन का रूस में विलय और यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन और नेटो से दूरी।
रूस अब भी इसी रुख पर कायम है। जिस तरह ट्रंप ने रूस पर न्यूक्लियर दबाव बनाने की कोशिश की है, उसी तरह रूस ने भी कहा है कि उसकी सबमरीन अमेरिका के पास मंडरा रही है। पूरा अमेरिका उनकी रेंज में है। रूस ने अमेरिका के आसपास अपनी एटमी व्यू रचना तैयार कर दी है। रूस की 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका के आसपास गश्त लगा रही हैं। इन पर परमाणु वॉरहेड के साथ मिसाइलें और अंडर वाटर पोसाइडन लोड हैं और इनकी रेंज में अमेरिका के तटीय राज्य फ्लोरिडा, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क हैं। और इन सब के अलावा ये सबमरीन अमेरिका में जहां चाहे हमला कर सकती है। इन पर लोड किए गए न्यूक्लियर पोसाइडन के विस्फोट से समुद्र में बड़ा भूकंप आ सकता है, जिससे रेडियो एक्टिव सुनामी अमेरिका के तटीय इलाकों को बर्बाद कर सकती है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ यही मानते हैं कि अगर कोई देश न्यूक्लियर हमला करेगा तो उसके लिए सबमरीन का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इनकी लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं होती है। ये दुश्मन के इलाके के करीब पहुंचकर अचानक हमला कर सकती हैं, जिससे मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अब रूस और अमेरिका दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ सबमरीन की तैनाती कर दी है। यूक्रेन युद्ध विराम अब इतिहास बन चुका है और भविष्य में 2 सुपर पावर के बीच परमाणु महासंग्राम का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है। रूस के वोल्गोग्राद में सिलसिलेवार धमाके हुए हैं। रूसी गैस सप्लाई लाइन में कई धमाके होने की जानकारी है। सेंट्रल एशिया गैस सप्लाई लाइन ठप हो गई है। यूक्रेन की साजिश, हो सकते हैं धमाके। वक्त बीतने के साथ ही ट्रंप के इरादे जाहिर हो चुके हैं। यूक्रेन को लेकर रूस के साथ अमेरिका के रिश्ते एक धोखा साबित हुए हैं, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए पुतिन ने रणनीति बनाई है। रूस यूक्रेन युद्ध को लगातार जो जानकारियां सामने आ रही है, उसमें रूस पहले यूक्रेन का खात्मा करेगा, फिर नेटो देशों पर टैक्टिकल परमाणु हमला कर सकता है। और इस बीच अगर अमेरिका आया तो रूस लॉन्ग रेंज मिसाइल से अमेरिकी शहरों पर हमला कर सकता है और इसके लिए उसने न्यूक्लियर वॉरहेड वॉर रेडी कर दिए हैं। रूस ने यूरोप में भी टारगेट फिक्स किए हैं, जहां उसकी ओर्शनिक जैसी विध्वंसक मिसाइलें तबाही के लिए तैयार हैं। बस पुतिन से आदेश मिलने का इंतजार है। रूस पर नेटो जितना शिकंजा कसेगा, रूस उतना ही उग्र होता जाएगा। यूरोप में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। हालात एटमी युद्ध के बनते जा रहे हैं। इसकी जो वजह है वो समझिए। पहली वजह है रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की नेटो की धमकी। दूसरी वजह है यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की सप्लाई। तीसरी वजह है अमेरिका का यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान। चौथी वजह है रूस के पास परमाणु हथियारों की तैनाती। और पांचवी वजह है बाल्टिक से आर्कटिक तक नेटो का युद्धाभ्यास। यानी हर मोर्चे पर रूस को घेरने की तैयारी है। इससे बौखलाए रूस ने पलटवार का प्लान बना लिया है। एक तरफ 6 समंदर में युद्धाभ्यास करके सीधे सुपर पावर को चैलेंज कर दिया है, दूसरी तरफ साइलो में न्यूक्लियर मिसाइल वॉर रेडी करके कभी भी हमले की धमकी दे डाली है। यानी इस बार पुतिन आर पार की जंग करने वाले हैं और टारगेट पर नेटो देश आ चुके हैं। पुतिन को अंदाजा है एक बार नेटो से युद्ध शुरू हुआ तो जंग कई सालों तक चल सकती है। इसलिए विध्वंसक हथियारों की जरूरत होगी, खासतौर से वो हथियार जो परमाणु हथियार और बारूद एक साथ ले जाकर दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सके।
इस बीच फ्रांस की तरफ से धमकी दी गई है, रूस 2030 तक यूरोप के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अभी की परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। रूस का आर्कटिक और पैसिफिक में युद्धाभ्यास करने से समीकरण बदल चुके हैं। अब टकराव सीधे अमेरिका से हो रहा है। फ्रांस की धमकी ऐसे वक्त में आई है जब यूरोपीय देशों ने रूस पर प्रतिबंध बढ़ाने के लिए कहा है। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी 2 हफ्ते से कम का अल्टीमेटम दिया है। अगर रूस सीज फायर के लिए माना तो ठीक, नहीं तो रूस की तबाही पक्की। रूस ने इस धमकी को बेहद गंभीरता से लिया है और पलटवार के लिए ब्लूप्रिंट बना लिया है, जिसमें एटमी सबमरीन के अलावा एटमी मिसाइल से हमले की प्लानिंग है और इसके लिए हाईटेक मिसाइल ऑरेशनिक का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। तो यूरोप में टारगेट फिक्स हो चुके हैं। अब नेटो पर ऑरेशनिक प्रहार करने की बारी है और इसीलिए रूस का पहला टारगेट वॉर्सो है, जहां 11 मिनट में मॉस्को से हमला किया जा सकता है। मॉस्को से वॉर्सो की दूरी 1170 किलोमीटर है। दूसरा टारगेट आ जाता है जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जिसकी मॉस्को से दूरी है 1505 किलोमीटर, जहां 15 मिनट में मिसाइलें पहुंच सकती हैं। तीसरे नंबर पर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है, जहां नेटो का हेडक्वार्टर भी है। मैं 16 मिनट में 2236 किलोमीटर दूर लोकेशन पर हमला किया जा सकता है। और इसी तरह पेरिस में भी ऑरेशनिक तबाही मचा सकती है। पेरिस की मॉस्को से दूरी 2480 किलोमीटर है, जबकि मॉस्को से लंदन की दूरी 2500 किलोमीटर है, जहां पर सिर्फ 18 मिनट में हमला किया जा सकता है। यूक्रेन के बाद अगर पुतिन ने रूस का विस्तार किया तो युद्ध का दायरा भी बढ़ेगा और विध्वंस भी। इसलिए क्रेमलिन न्यूक्लियर हथियारों से हमले की तैयारी कर रहा है। शुरुआत में टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें ऑरेशनिक मिसाइल काफी काम आने वाली है। ऑरेशनिक की खासियत की बात करें तो ऑरेशनिक इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। ऑरेशनिक मिसाइल 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है। इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर है। यह हवा में रास्ता बदलने में सक्षम है। दुश्मन के रडार को चकमा देने की खासियत है। एंटी मिसाइल सिस्टम के चक्रव्यूह को भेद देती है। कम ऊंचाई पर भी उड़ सकती है। यानी रूस कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉर दोनों की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अगले 6 महीने के युद्ध के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइलें बना रहा है। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि पश्चिमी देशों को वास्तविकता को जानना चाहिए। हमारी परमाणु और मिसाइल क्षमता पूरे यूरोप से बेहतर है। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। रूस पिछले 10 साल से लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। रूस के पास 4,309 परमाणु हथियार लंबी दूरी तक तबाही मचा सकते हैं। पिछले 1 साल में 71 वॉरहेड की रेंज बढ़ाई गई है। 1,718 परमाणु वॉरहेड अलग अलग लोकेशन पर डिप्लॉय किए गए हैं। 870 परमाणु वॉरहेड बैलिस्टिक मिसाइल में लगाए गए हैं, जबकि 640 वॉरहेड न्यूक्लियर सबमरीन के लिए तैयार किए गए हैं। जबकि 1,114 न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोरेज की स्थिति में है, जबकि 1,150 रिटायर होने की स्थिति में है, जिनकी हमले की क्षमता कुछ घटी है। कुल मिलाकर रूस के पास 5,459 न्यूक्लियर वॉरहेड की इन्वेंट्री है। रूस लंबी दूरी की मिसाइल के अलावा समंदर से हमले की बड़ी तैयारी कर रहा है। रूस के पास 12 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हैं, जिन्हें आर्कटिक और पैसिफिक में लगाया गया है।
हालांकि युद्धाभ्यास के लिए बाल्टिक और काला सागर में भेजा जाता है, जबकि यूरोप में विध्वंस के लिए न्यूक्लियर बॉम्बर्स को वॉर रेडी रखा गया है। कुल मिलाकर रूस जल थल नभ से हमले के लिए तैयार है और तीनों तरफ से परमाणु विध्वंस उसका आखिरी विकल्प है। अगर नेटो ने रूस को उकसाया तो ये पहला विकल्प भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अमेरिका के प्रतिबंध और यूरोपीय मदद के बावजूद यूक्रेन के खिलाफ रूस ने हमलों की गति बढ़ा दी है, जिससे साफ हो गया है कि अब युद्ध विराम की हर संभावना पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अगर पुतिन रुकेंगे तो अब शर्त भी उनकी होगी और परिस्थिति भी उनके पक्ष में होगी। लेकिन सवाल पुतिन की आक्रामकता पर है। ये किसी उकसावे की वजह है या फिर यूरोप से बदले की कार्रवाई के लिए अपनाया गया रुख है? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन ने सिर्फ हमलों की गति घटाई थी, हमले कभी बंद नहीं होने दिए, जिसे यूक्रेन के मददगार देशों ने ट्रंप का दबाव समझकर गलती कर दी। रूस को कमजोर आंककर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर इन देशों ने खुद संघर्ष को आमंत्रण दे दिया है। शुरू पुतिन का अभियान, नहीं होगा युद्ध विराम। ये रूस की यूक्रेन पर कार्रवाई का ट्रेलर है। पहले सुपर कैंप S-350 ड्रोन से खेरसोन में जासूसी की, यूक्रेन की ड्रोन लॉन्च साइट को आइडेंटिफाई किया और फिर आर्टिलरी से गोलाबारी कर उसे नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई का कारण था डोनेत्स्क के बाख्मुत पर यूक्रेन का हवाई हमला, जिसमें रूस की एक कमांड पोस्ट को टारगेट किया गया था। यूक्रेन के इस हमले का जवाब रूस घातक हमलों से देगा, शायद ही इसका अनुमान यूक्रेनी फोर्स ने लगाया होगा। ना ही ये सोचा होगा कि रूस हमलों की गति भी बढ़ाएगा। लेकिन सबके अनुमान ध्वस्त करते हुए रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र से लेकर उत्तर और मध्य तक 116 गाइडेड बम दागे। इनमें 70 हवाई हमले यूक्रेनी सेना की सुरक्षा वाली बस्तियों पर किए गए। वहीं आर्टिलरी और टैंक से 5,859 गोले भी दागे गए, जबकि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से 62 राउंड फायरिंग की। और दावा है कि 3,766 कामिकाजी ड्रोन हमले से यूक्रेन दहन के अभियान को अंजाम देने की कोशिश की। रूस का ये बारूद कीव में भी गिरा, जिसका प्रमाण ये तस्वीरें हैं, जहां 31 लोगों के मारे जाने की सूचना दी गई है और 179 लोग घायल हुए हैं। और वहां मृतकों को श्रद्धांजलि देने ज़ेलेंस्की भी पहुंचे। दरअसल ट्रंप का रुख पुतिन के प्रति धमकियों वाला है। पहले प्रतिबंध और फिर यूक्रेन को हथियारों की मदद, और अब रूस के लिए धमकी। पुतिन को भड़काने के लिए काफी है, इसलिए पुतिन ने यूक्रेन दहन शुरू कर दिया और इस अभियान को यूरोप तक विस्तार देने में बेलारूस भी भागीदार हो सकता है। लुकाशेंको के इस बयान से साफ संकेत मिलते हैं कि रूस ट्रंप के दबाव में नहीं झुकेगा। और रूस का ये जंगी अभियान अब यूरोप की दिशा में बढ़ेगा, जिसकी पुष्टि पुतिन के बयान से होती है। यानी पुतिन 2024 की स्थिति में ही युद्ध विराम करना चाहते हैं
और रूसी सेना यूक्रेन में कब्जे के लिए आगे नहीं बढ़ रही है, जो ट्रंप के बयान से ठीक उलट है। लेकिन सवाल शर्तों का है, वो क्या है? शर्त है खेरसोन ज़पोरिज़िया से यूक्रेनी सेना की वापसी, डोनेस्क और लुहांस्क यूक्रेन के कब्जे से मुक्त कराना, यूक्रेन को नेटो में शामिल न करने का आश्वासन, यूक्रेन की तटस्थ और गैर परमाणु शक्ति वाली स्थिति, क्रीमिया और दूसरे क्षेत्रों के लिए रूसी मान्यता, इसके अलावा रूस पर लगाए गए सभी पश्चिमी प्रतिबंधों से मुक्ति। हालांकि ट्रंप शुरुआती दौर में पुतिन की शर्तों पर सहमत थे, पर अब नहीं है, इसलिए युद्ध विराम की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है। और दूसरी तरफ रूस के खिलाफ यूरोप ने भी मोर्चा खोल दिया है। पोलैंड ने यूक्रेन को सहायता देने की तैयारी कर ली है। साल के अंत तक पोलैंड 48 और 49वां पैकेज दे देगा। इस पैकेज में वित्तीय मदद के साथ हथियार शामिल हैं। तो वही ब्रिटेन ने यूएवी के उत्पादन की जानकारी दी है। यूक्रेन को इस साल 10 गुना ज्यादा ड्रोन सप्लाई होंगे। एक अनुमान के मुताबिक यूके 1 लाख ड्रोन देने जा रहा है। इसके अलावा जर्मनी ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर ली है। ये एयर डिफेंस सिस्टम दी जाने वाली मात्रा से 2 ज्यादा है, जो रूसी ड्रोन और मिसाइल से कीव की रक्षा करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि पुतिन युद्ध विराम की शर्तों से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि स्थायी शांति के लिए ट्रंप को शामिल तो करना चाहते हैं, लेकिन दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन क्षेत्रों पर रूस का कब्जा बताया जा रहा है, उसे नहीं छोड़ेंगे, और यही स्थिति इस जंग के यूरोप तक फैलने के संकेत है, जिसमें पुतिन के प्राइम टारगेट पर होंगे हथियार सप्लाई करने वाले पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, लातविया और ब्रिटेन। और अगर अमेरिका की नेटो के साथ डायरेक्ट एंट्री हुई, तो फिर मुमकिन है कि रूसी सैन्य गठबंधन के देश अमेरिका से टकराने के लिए सीधे मोर्चे पर एंट्री करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस और चीन ट्रंप बेंजामिन के खिलाफ खामेनेई के साथ खड़े हैं। अब ईरान ने पाकिस्तान का रुख किया है। ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। लाहौर और इस्लामाबाद की सड़कों पर खामेनेई के पोस्टर लगे हैं, यानी ईरान का ग्लोबल समर्थन बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि ईरान फिर एक बार से इजराइल से जंग की तैयारी में दिख रहा है, और अलग अलग देशों का समर्थन जुटाना इसी तैयारी का हिस्सा है। सवाल है कि क्या अरब में फिर एक बार से ईरान इजराइल का युद्ध तय है? इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर एयरपोर्ट पर लंबा रेड कारपेट बिछाया गया। ईरानी राष्ट्रपति के स्वागत में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ पहुंचे। मसूद पेज़ेश्कियान जब पाकिस्तान पहुंचे तो मानो पूरा पाकिस्तान उनके कदमों में बिछ गया। स्वागत की जबरदस्त तैयारी थी। एयरपोर्ट से लेकर शहर की प्रमुख सड़कों को ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरानी राष्ट्रपति की तस्वीरों से पाट दिया गया। पाकिस्तान से आई इन तस्वीरों ने डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। टेंशन इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और ईरान बीते कई सालों से परमाणु शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ईरान की अमेरिका से जंग का सबसे बड़ा कारण एटम बम और उसकी तकनीक हासिल करने की कोशिश है। ऐसे में पाकिस्तान में जिस तरह का स्वागत ईरानी राष्ट्रपति का हुआ, वो विश्व में ईरान के बढ़ते समर्थन का सबूत माना जा रहा है। ट्रंप की बढ़ती टेंशन की एक बड़ी वजह पाकिस्तान से कुछ दिन पहले ही सामने आई तस्वीरें भी हैं। ये तस्वीरें कराची एयरपोर्ट की हैं। दावा है कि इसमें नजर आ रहे बोइंग 747 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ईरान के हैं, जो 12 दिन के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पहुंचे। दावा है कि जंग के दौरान ईरान के कई मिलिट्री हथियार पाकिस्तान में छिपाए गए थे। इनमें बड़ी संख्या में मिसाइल लॉन्चर होने का दावा है।
इन्हें बोइंग 747 मिलिट्री एयरक्राफ्ट के जरिए पाकिस्तान पहुंचाया गया। इसके अलावा KC-707 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी ईरान ने पाकिस्तान भेजा था। अब माना जा रहा है कि ईरान पाकिस्तान से कोई सीक्रेट न्यूक्लियर डील कर सकता है। ऐसे में पूरी दुनिया, खासकर ट्रंप की नजरें इस दौरे पर टिकी हैं। इस बीच ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान एक बार फिर परमाणु संवर्धन शुरू कर सकता है, लेकिन इस बार वो संवर्धन किसी नई सीक्रेट लोकेशन पर करेगा। माना जा रहा है कि अरब में ईरान इजराइल युद्ध एक बार फिर भड़क सकता है, क्योंकि एक तरफ दुनिया भर में ईरान का समर्थन बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने परमाणु वार्ता के लिए ईरान की शर्तों को ठुकरा दिया है। अमेरिका के इस रुख से ईरान भड़का है। ईरान में डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की मांग तेज होने लगी है। ईरान में 2000 मौलवियों ने ट्रंप की हत्या को जायज बताया है। इन मौलवियों ने कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने की मांग की है। इसे लेकर 2000 मौलवियों के हस्ताक्षर वाला एक फतवा जारी किया गया है। हस्ताक्षर करने वालों में खामनेई के करीबी मौलवी भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरान में बढ़ते गुस्से के बीच एक वीडियो भी सामने आया है, जिसने यूरोप से लेकर अमेरिका तक हलचल बढ़ा दी है। इस वीडियो में ट्रंप और नेतन्याहू के हमशक्लों का अपहरण किया जा रहा है। इन्हें ईरानी सैनिक एक पिकअप ट्रक में अपहरण करते नजर आ रहे हैं। पिकअप ट्रक पर लिखा है डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। दावा है कि इस वीडियो को तेहरान में एक इवेंट के दौरान शूट किया गया। इस वीडियो के जरिए ईरान ने अमेरिका और इजराइल को संदेश दिया है कि उसकी एजेंसियों के हाथ ट्रंप और बेंजामिन तक भी पहुंच सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने एक वीडियो जारी कर हर दिन एडवांस्ड होती मिसाइल तकनीक का ट्रेलर भी दिया। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे बीते 50 सालों में ईरान ने खुद को सैन्य मोर्चे पर मजबूत किया। ईरानी मिसाइलें फारस और ओमान की खाड़ी में टारगेट्स को तबाह करती नजर आ रही हैं। इन इलाकों में अक्सर अमेरिकी युद्धपोत गश्त करते हैं। ईरान से सामने आ रहे विध्वंसक संकेत ये बताते हैं कि खामनेई परमाणु संवर्धन की जिद नहीं छोड़ने वाले, फिर चाहे उन्हें अमेरिका और इजराइल से एक साथ क्यों न टकराना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दक्षिण चीन सागर के मोर्चे पर चीन ने ताइवान को मुश्किल में डाल दिया है। अमेरिका की व्यस्तता को चीन ने ऑपरेशन ताइवान के लिए माकूल समय मान लिया है और चीन की ताइवान के मोर्चे पर हलचल बता रही है कि कब्जे के लिए हमला किसी भी वक्त हो सकता है। चीन का टारगेट ताइवान पर अटैक। चीन का विस्तार प्लान कई देशों के लिए खतरा है, लेकिन यह भी तय है कि समुद्री मोर्चे पर पहला टारगेट ताइवान होगा, जिसका प्रामाणिक ट्रेलर है ये वीडियो। समुद्री और हवाई सीमा में घुसपैठ के साथ ताइवान को दहलाने के बाद चीन की आर्मी ने अपने 98वें स्थापना दिवस पर यह शक्ति प्रदर्शन किया है, जिसका एक ही मकसद है ताइवान पर कब्जे के दौरान बनने वाले वो हालात जिनसे चीन के सैन्य कर्मियों को मुकाबला करना है। दावे के तहत चीन ने ताइवान मिशन के लिए स्पेशल ब्रिगेड बनाई है। ये ब्रिगेड समुद्र के साथ साथ जमीनी मोर्चे पर जंग कर सकती है और इन्हें समुद्री युद्ध के लिए विशेष ट्रेनिंग भी दी गई है। इन्हीं तस्वीरों को चीन ने जारी कर अपने मंसूबों को सार्वजनिक कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि ताइवान पर हमले का समय अब बहुत करीब है और यह हमला होगा ताइवान समेत दक्षिण चीन सागर पर कब्जे के लिए। और यह इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि अमेरिका इस समय यूरोप और मध्य पूर्व में व्यस्त है। चीन ने अमेरिका की व्यस्तता को ही ताइवान पर हमले का मुफीद अवसर मान लिया है, जबकि ताइवानी सेना चीन से मुकाबले के लिए अब भी पूरी तरह तैयार नहीं है। हालांकि ये चीन की गलतफहमी भी हो सकती है, क्योंकि चीन के सामने अब भी अमेरिका एक संकट बनकर खड़ा है।
जिसका प्रमाण है अमेरिका का चीन के खिलाफ उठाया गया कदम। इस कदम के तहत अमेरिका समुद्री मार्गों को क्षेत्रीय कब्जे से मुक्त करने जा रहा है। इसके लिए अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर की समुद्री मार्ग पर तैनाती कर रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने समुद्री जहाज निर्माण में बड़ा निवेश कर दिया है, जो बताता है कि अगर चीन ने जल्द से जल्द ताइवान को कब्जे में नहीं लिया तो भविष्य में ताइवान पर कब्जा चीन के लिए सिर्फ एक सपना साबित होगा। मुमकिन है कि इसी वजह से चीन ने ताइवान के क्षेत्राधिकार में अपना दखल और हलचल बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तेल अवीव में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हमास से जल्द बंधक समझौते किए जाएं। दरअसल हमास ने कैद में मौजूद 2 इजरायली बंधकों का वीडियो जारी किया, जिसके बाद इजरायल में लोगों का, परिवारों का जो गुस्सा है वो फूटा है वहां पर। राफा से लेकर खान यूनिस तक बम और मिसाइलों से जारी तबाही की रफ्तार पहले से 2 गुनी हो चुकी है। ग्राउंड ऑपरेशन में लगे इजरायली जवान तेजी से हमास की सुरंग को खंगाल रहे हैं। गाजा में तबाही की रफ्तार बढ़ने की वजह है हमास का वो वीडियो जिससे तेल अवीव की जनता भड़क उठी है और बेंजामिन क्रोधित है। हमास ने अपनी कैद में मौजूद 2 इजरायली बंधकों का वीडियो जारी किया है। दोनों बंधकों की हालत बेहद दयनीय है। कमजोरी की वजह से वो ना तो ठीक से चल पा रहे हैं, ना ही बैठ पा रहे हैं। ये बंधक बस किसी तरह जिंदा है। हमास की कैद में मौजूद ये इजरायली नागरिक एवियातार डेविड हैं, जिसे हमास ने एक सुरंग में रखा है। डेविड का शरीर बेहद कमजोर हो चुका है। हमास की कैद में इजरायली नागरिक एवियातार डेविड की हालत कैसी है, इसका अंदाजा 7 अक्टूबर 2023 से पहले की तस्वीर और उनका वीडियो देखकर लगाया जा सकता है। हमास ने अपनी कैद में मौजूद एक और बंधक का वीडियो जारी किया है। इसका नाम रोम ब्रास्लावस्क है। इसकी हालत भी डेविड की तरह है। यह भूख से तड़प रहा है। हमास ने वीडियो के साथ एक मैसेज भी जारी किया है, जिसमें लिखा है, जो हमारे बच्चे खा रहे हैं हम वही इन्हें खिलाएंगे। दरअसल इजराइल गाजा में बेहद सीमित मदद भेज रहा है। ऐसे में लोग भूख से मर रहे हैं। अब हमास ने वीडियो जारी कर साफ कर दिया है कि जो हालात गाजा के लोगों की है वही उनकी कैद में मौजूद बंधकों का होगा। एक तरफ इजरायली वेदकॉफ से गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव में जबरदस्त गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि बेंजामिन सत्ता में रहने के लिए युद्ध खत्म नहीं करना चाहते। उन्होंने अपने फायदे के लिए इजरायलियों को हमास के हवाले छोड़ा। वो दक्षिणपंथी सहयोगियों को खुश करने के लिए युद्ध लंबा खींच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न बारिश न आंधी तूफान, बस लावा निकला और बिजली कड़की। ये मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला से आई हैरत अंगेज तस्वीरें, जहां एक ज्वालामुखी फटा, अंगारे निकलने लगे, गर्म लावा बहने लगा। तेज विस्फोट के साथ कई फीट ऊपर तक लावा उछल जाता। यह ज्वालामुखी के फटने पर एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जो असामान्य था वो था ज्वालामुखी विस्फोट के साथ बिजली कड़कना। काफी देर तक इसी तरह बिजली कड़कती रही, ठीक उसी तरह जैसे तेज बारिश में तेज आवाज के साथ बिजली कड़कती है।